हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 28 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 13 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की अंदर ही कुछ रिएक्शंस। ठीक है, चलिए जैसे फर्स्ट है आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। जो रिएक्शन है मेटल्स का एसिड्स के साथ, देखो जब भी एक मेटल है आपका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मेटल जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, मेटल रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मेटल लिया सोडियम, ठीक है, Na लिया है, HCl के डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनाएगा, सोल्ट मतलब NaCl बनाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होगी। इसी तरीके से जिंक को ले लो, जिंक अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो Zn मतलब क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड बनेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होगी। ठीक है, जो कॉपर है वो रिएक्ट नहीं करता डाइल्यूट HCl के साथ। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस है इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस कब नहीं होती, जब जो मेटल है अगर वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो क्योंकि जो HNO3 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है H2 को और वाटर बना लेता है, H2O बना लेता है H2 की बजाय। ठीक है, जब HNO जब नाइट्रिक एसिड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, क्योंकि एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और खुद को क्या कर लेता है, अपनी किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में जैसे N2O, NO या NO2 की फॉर्म में रिड्यूस कर लेता है। लेकिन जो मैग्नीशियम है या फिर मैंगनीज है, Mn है, वो रिएक्ट करते हैं HNO3 के साथ H2 गैस इवोल्व करने के लिए। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस है कब नहीं इवोल्व होती, जब नाइट्रिक एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज क्या है, ये रिएक्ट करते हैं HNO3 के साथ और H2 गैस इवोल्व करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम है H2HNO3 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास MgNO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्रोक्साइड। ठीक है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। इसी तरीके से सेम टू सेम क्या होगा, मैग्नीज के लिए हो जाएगा। ठीक है, नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। अब जो मेटल है वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। सॉल्यूशन के साथ एक सॉल्यूशन लिया है आपने मेटल सॉल्ट्स का, उसके अंदर मान लीजिए कोई मेटल A है और सोल्ट सॉल्यूशन है B का, तो क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सोल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा A का और मेटल B हो जाएगा हमारा अलग से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका आयरन है, आयरन है जब रिएक्ट करेगा आपका कॉपर सल्फेट के साथ तो क्या बनाएगा, ये इसको डिस्प्लेस कर लेगा क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। अभी रिएक्टिविटी सीरीज में बता देती हूँ क्या होता है, क्या कर लेगा, इसको डिस्प्लेस कर लेगा, जो ताकतवर है वो कमज़ोर वाले की जगह ले लेगा। तो जो कॉपर है ये लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन Fe, तो Fe इसकी जगह ले लेगा, क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग से हमारा मेटल निकल जाएगा। इसी तरीके से जो कॉपर है जब 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर भी क्या करेगा, ये इसकी जगह ले लेगा। कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, CuNO3 का NO3 प्लस में अलग से हमारा सिल्वर निकल जाएगा। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, सारे इक्वली रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है, कोई कम रिएक्ट करता है, कोई ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो अगर हम चेक करें रिएक्टिविटी मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ, जो वाटर के साथ या एसिड के साथ, तो हमें मिलेगा कि जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते विद दीज रिएजेंट्स, इन रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मतलब किसके साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ नहीं करते, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसके लिए एक सीरीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, एक छोटा सा पहले यहाँ पे एक आपको वो दी हुई है, इंपॉर्टेंट है ये आपकी रिएक्शन की, जो अभी ऊपर जो हमने पढ़ी वही है ये। ठीक है ना, जो आयरन है ये इसको डिस्प्लेस कर देता है, Cu को FeSO4 बन जाता है और कॉपर आपका अलग से निकल जाता है। ये किसकी होती है, ये मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये हमें करनी है तो यहीं हम इसको कर लेंगे। तो अभी मैं बात कर रही थी रिएक्टिविटी सीरीज़ की, कि रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से ये पता लगता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन किसकी जगह लेगा। तो रिएक्टिव सीरीज़ कुछ नहीं होती, ये सिर्फ लिस्ट होती है मेटल्स की, जो इस तरीके से अरेंज की होती है कि डिक्रीजिंग आपकी जो एक्टिविटीज़ है हमें पता लगे कि डिक्रीजिंग मतलब सबसे जो ऊपर होगा वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, जो कि क्या होता है, पोटेशियम। ठीक है, और उसके बाद आता है सोडियम जो थोड़ा उससे कम होता है लेकिन इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये। फिर होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे रिएक्टिविटी जो रिएक्टिव है कम आते जाएंगे मेटल्स। ठीक है, सब ऊपर वाले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये नीचे जाते जाओगे तो डिक्रीज होती जाएगी रिएक्टिविटी, और सबसे नीचे वाला सबसे कम रिएक्टिव है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इसीलिए रिएक्ट नहीं करते, हम इनको अपने डेली यूज़ में पहन सकते हैं। ठीक है, अब देखो वाइल मेटल्स फ्रॉम मैग्नीशियम
टू लेड कैन रिएक्ट विद एसिड्स। जो मेटल्स हैं फ्रॉम मैग्नीशियम टू लेड, मैग्नीशियम से लेड, वो क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं एसिड्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी सीरीज में दिखाती हूँ मैं आपको क्या कह रहा है। जो मैग्नीशियम से लेड, ये आपका मैग्नीशियम है, ये आपका लेड है। ठीक है, ये जो है, ये जो आपकी मेटल्स हैं ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कॉपर से गोल्ड है, ठीक है ना, कॉपर से गोल्ड है, ये जो आपके मेटल्स हैं ये हाईली अनरिएक्टिव होते हैं और ये रिएक्ट नहीं कर सकते किसी भी सब्सटेंस के साथ नॉर्मल कंडीशंस में। इसीलिए रीज़न है कि जो मेटल्स है उसको हम, जो मेटल्स हैं जैसे गोल्ड हो गया, वो कोरोड नहीं होता, इजीली ख़राब नहीं होता और ऑक्साइड्स नहीं बनाता। जबकि जो मेटल्स हैं जैसे जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, ये जल्दी से ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, लेकिन इसको फिर भी इस रिएक्टिविटी सीरीज में इंक्लूड किया। ये तो मेटल्स की सीरीज थी ना, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, क्यों डाला है इसमें, क्योंकि ये हेल्प करता है कंपैरिजन में, मेटल्स की कंपैरिजन में, कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव को ना हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव को। हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे देखो, इसको अगर आप देखोगे ये बीच में इधर आ जाता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन को सिर्फ हमने किस लिए इसके अंदर डाला है, ताकि हमें ये पता लग जाए, मतलब एक कंपैरिजन का भी वो ले लिया हमने, एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या करता है, कंपैरिजन में मदद करता है ये हमें। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये आपकी 4 क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, 1 बाय 1 सारे सबको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। कौन सी गैस है वो आपकी बनती है जब HCl है वो रिएक्ट करता है एक्टिव मेटल्स के साथ, रिएक्टिव मेटल के साथ। तो देखो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जब भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया जाता है रिएक्टिव मेटल में। ठीक है, ये पूछा है कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो आप लिखोगे हाइड्रोजन गैस। फिर इसने पूछा है राइट द केमिकल रिएक्शन विद व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। इसने बोला केमिकल रिएक्शन लिखनी है जब जिंक है आपका HCl के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो जिंक प्लस HCl रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ पे ZnCl2। ठीक है, जिंक क्लोराइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्या है, मेटल है। जब मेटल हमारा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बस ये लिखना है। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है, व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या होता है जब कॉपर रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। तो हम लिखेंगे व्हेन कॉपर इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। जब कॉपर को डिप किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, तो जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो जाता है, द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू। क्योंकि जो और क्या करता है, जो कॉपर है वो डिस्प्लेस भी कर लेता है सिल्वर को फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट था, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका कॉपर नाइट्रेट की, इसको डिस्प्लेस कर लेता है, इसकी जगह ले लेता है, क्या बनाने के लिए, ताकि सिल्वर मेटल बन सके और क्यूप्रिक नाइट्रेट हमारा बन सके। ठीक है, तो ये हमें आपकी देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी आपकी रिएक्शंस आप लिख रहे हो, आंसर्स में पूछा गया तो इसका रिएक्शन आपको जो केमिकल इक्वेशन है वो ज़रूर लिखो। ठीक है, इससे मार्क्स आपके बढ़ेंगे। क्लियर, तो ये हो जाता है हमारा कॉपर जब 2H सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, क्यूप्रिक नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट हमारा बनेगा और जो सिल्वर मेटल है वो अलग से निकल आएगा। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन एन आयरन पोट आफ्टर फ्यू डेज द आयरन पोट वाज फाउंड टू हैव नंबर ऑफ होल्स इन इट। एक जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ठीक है, उसको हमने आयरन पोट के अंदर, एक लोहे के पोट के अंदर डाल दिया उसको। कुछ दिन बाद देखा कि जो आयरन पोट है ना उसमें छोटे छोटे बहुत सारे होल्स हो गए, खड्डे हो गए। तो इसके लिए आपको क्या लिखनी है, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टुक प्लेस। तो आपको सीधा सीधा इक्वेशन लिखनी है, सिर्फ इसने इक्वेशन पूछा है तो इक्वेशन के साथ साथ मैंने थोड़ा सा यहाँ लिख भी दिया है कि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसकी वजह से जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर लेगा कॉपर को कॉपर सल्फेट में से, ताकि वो क्या बना सके, आयरन सल्फेट बना सके। कुछ नहीं लिखा मैंने, जो ये रिएक्शन है ना इसी को बस एक्सप्लेन मतलब लाइन्स में लिखा है। ठीक है, अ पोर्शन ऑफ आयरन पोर्ट गॉट डिजॉल्व इन दिस प्रोसेस एंड कॉज्ड होल्स इन इट। जिसकी वजह से जो कुछ पोर्शन है आयरन पोर्ट का वो घुल जाता है इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, और उसके अंदर खड्डे बना देता है, होल्स बना देता है। ठीक है, तो मेन तो क्या थी, इक्वेशन लिखनी थी, तो इक्वेशन लिख दो। क्या, जो आयरन है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया ये, इसके अंदर ये क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा किसका, Fe का। ये Fe है जो इसकी जगह ले लेगा Cu की, क्या बन जाएगा आपका FeSO4, और जो कॉपर है जो मेटल है आपका अलग से निकल आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल, सिर्फ रिएक्शंस आपको लिखनी है मेन तो। क्लियर, नाउ मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं।
यूज द टेबल अबाउट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स ABCD। ऊपर आपको जो टेबल दी गई है उसका आपको यूज करना है। एक बार टेबल देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपको टेबल दी हुई है। इस टेबल में क्या करना है आपको, ये मेटल्स है ABCD, ये नहीं पता हमें कौन से मेटल है। जब ए मेटल आपका आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जब आपका बी मेटल है आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और जिंक सल्फेट के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती। इसी तरीके से जो सी है, इसकी आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, जिंक के साथ भी नहीं होती, सिल्वर नाइट्रेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। फिर है डी, इसकी कोई रिएक्शन होती ही नहीं है किसी के साथ भी। देखो डी की किसी के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं होती, तो ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। इसके बाद देखो इसकी यहाँ पे आपकी आयरन के साथ, देखो आयरन सब आपको पता है ऊपर आता है। ठीक है, आयरन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करेगा, आयरन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है ना, आयरन के साथ भी, उसको भी डिस्प्लेस कर दिया इसने। देखो ए क्या हो गया आपका, कोई रिएक्शन नहीं हुआ आयरन के साथ। ठीक है, सी का भी नहीं हुआ, डी का भी नहीं हुआ, लेकिन बी का देखो डिस्प्लेसमेंट आयरन के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, मतलब ये क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे हाईली रिएक्टिव है। तो इसने पूछा है आपका विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, क्या हो जाएगा आपका बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। क्यों, क्योंकि ये क्या कर लेता है, जो Fe है वो पहले ही हाईली रिएक्टिव है, उसको भी डिस्प्लेस कर देता है, मतलब क्या है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, फिर उसने पूछा व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या ऑब्जर्व करोगे अगर आपको यहाँ पे बी है, जो बी वाला है, मतलब जो हाईली रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम डाल देंगे। एक बात बताओ, कॉपर से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है ना आयरन, तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जब ये आयरन को ही डिस्प्लेस कर सकता है तो कॉपर को तो ये आराम से कर लेगा। तो इसने यही पूछा है कि क्या ऑब्जर्व करोगे अगर आप बी को ऐड करते हो कॉपर सल्फेट में, तो यही रीज़न आप लिखोगे कि भाई ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन को ही डिस्प्लेस कर लेता है, तो ईजिली कॉपर को तो डिस्प्लेस कर ही लेगा। ठीक है, थर्ड है, ये अभी समझा रही हूँ, आंसर्स में लिखवाऊंगी, पहले समझ लो। सी है आपका अरेंज द मेटल्स ABCD इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में आपको लिखना है, मतलब पहले सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव वो लिखो, सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव तो बी है। ठीक है, क्योंकि हमें पता लग गया आयरन से, तो बी है। उसके बाद क्या, देखो डी तो लास्ट में आएगा ना, क्योंकि इसका किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं हो रहा, तो हमें ये पता है बी है, लास्ट में डी है। अब बीच के फिल करने हैं, यहाँ पे ए सी हो सकता है या फिर सी ए हो सकता है। अब देखो यहाँ पे जो सी है, इनकी आयरन के साथ भी नो रिएक्शन है, कॉपर सल्फेट के साथ भी नो रिएक्शन है, उसके बाद जिंक सल्फेट के साथ भी नो रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन ए का देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कॉपर के साथ, तो कम से कम ये इससे ज़्यादा तो रिएक्टिव है ही। तो क्या आ जाएगा, बी के बाद ए आ जाएगा, फिर आ जाएगा सी। तो BACD हमारी क्या बन गई, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज बन गई। ठीक है, अब चलो इसके आंसर्स, सारे आंसर्स मैंने समझा दिए, पर आंसर्स लिखने कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट आपका पार्ट क्या है। फर्स्ट इसने बोला विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, अभी अभी मैंने बताया क्या है, बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। क्यों, क्योंकि एज इट हैज डिस्प्लेस द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग्स द सॉल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, Fe था, उसको ही इसने डिस्प्लेस कर लिया, मतलब ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट है आपका व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या ऑब्जर्व करोगे अगर आप बी को कॉपर सल्फेट में मिला दो, तो अगर ये आयरन को ही डिस्प्लेस कर लेता है तो कॉपर को तो कर ही लेगा। तो आप लिखो इफ बी इज एडेड टू CuSO4 सॉल्यूशन, अगर बी को हम ऐड करते हैं CuSO4 सॉल्यूशन में तो इट विल डिस्प्लेस Cu, ये डिस्प्लेस कर लेगा Cu। क्यों, क्योंकि Fe ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, तो मेटल है विच कैन डिस्प्लेस Fe, जो Fe को ही डिस्प्लेस कर सकता है, कैन ऑल्सो डिस्प्लेस Cu। जो आयरन को ही डिस्प्लेस कर सकता है तो वो कॉपर को भी डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये उसको क्या कर लेगा, बी है वो Cu की जगह ले लेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा अरेंज द मेटल्स ABCD इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से लगाना था, मतलब पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। ये तो हमें पता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या था, बी है, और ये भी हमें पता है हमें सबसे कम रिएक्टिव कौन था, डी था, क्योंकि किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहा था। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन थे, इससे भी हमें पता लग गया सी ज़्यादातर सबके साथ नो रिएक्शन था, लेकिन ए हमारा कॉपर के साथ क्या कर रहा था, रिएक्शन कर रहा था, तो ए इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद ए, फिर सी, उसके बाद डी। तो ये होगी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की। क्लियर, तो ये आपके 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।